हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग की, और साथ ही साथ देखेंगे बांसवाड़ा का एक नया मॉडल। ये भी जानेंगे कि किस तरह के मॉडल से किस तरह से एग्रीकल्चर जो इनकम है वो बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि हमने काफ़ी लंबे समय से देखा है, दालवाई कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ये बार बार सरकार का रहा है कि डबलिंग द फार्म इनकम हमें करनी है। इसका जो लक्ष्य था वो 2022 तक रखा गया था। बिकॉज ऑफ कोविड ये डिले हो गया, तो बहुत जल्द अब देखेंगे जो फार्म इनकम है वो डबल होती दिखेगी। एग्रीकल्चरल फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिखेंगे। इसमें एक नई चीज़ आई है, वो है सस्टेनेबल फार्मिंग। ऐसा नहीं कि सस्टेनेबल फार्मिंग जो है वो कुछ बहुत नया कॉन्सेप्ट है। सस्टेनेबल फार्मिंग बहुत सारी कंट्रीज़, अगर हम यूरोप की बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, तो वहाँ इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। इंडिया में भी अलग अलग पॉकेट्स में सस्टेनेबल फार्मिंग जो है वो फेमस होती जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, सस्टेनेबल फार्मिंग से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट में काफ़ी फेमस हुए हैं। तो यहाँ जानेंगे एग्जैक्टली कि बांसवाड़ा ने ऐसा क्या नया किया है जो अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। पीडीएफ्स के लिए आपको मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है। तो यहाँ देखते हैं पहले एग्जैक्टली कि बांसवाड़ा कहाँ पे लाई करता है। आप देखेंगे सदर्न मोस्ट टिप जो है राजस्थान की, ये है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश जो है वो ईस्टर्न साइड पड़ता है, साउथ वेस्टर्न साइड आपको गुजरात दिखता है। तो ये एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पे बैम्बूज़ का काफ़ी बड़ा कल्टीवेशन हुआ करता था। तो इसी तरह से यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, जो भील ट्राइब जहाँ पे काफ़ी फेमस है, उनकी वजह से भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि सस्टेनेबल नेचर जो है फार्मिंग की, उसको अडॉप्ट किया गया है और इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो अब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा, ये हुआ कैसे है? चीफ मिनिस्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल ने इसको इम्प्रेस किया और इसकी वजह से ये मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। अब इस मॉडल को अब एक बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इसकी सक्सेस है, उसी के आधार पे इसको बाकी स्टेट्स के एरियाज़ में भी, बाकी जगह पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली सस्टेनेबल फार्मिंग होती क्या है, किस तरह से बांसवाड़ा में इसको किया जा रहा है, और एग्जैक्टली क्यों अब हम सस्टेनेबल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे बांसवाड़ा मॉडल क्या है। बांसवाड़ा मॉडल में कुछ नई टेक्निक्स और इनोवेशंस को लाया गया है, जहाँ पे फार्मर अपने डेली फूड नेसेसिटीज़ को लो कॉस्ट पे अवेलेबल कर सकते हैं। मतलब वेजिटेबल्स को अपने ही यहाँ पे उगा सकते हैं। आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही कहा था कि फूड जो है वो आपको अपने घर में, मतलब इस तरह के जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं जो हम डेली यूज़ के लिए, इसको हमें घर में ही अपने ग्रो कर लेना चाहिए। अगर भारत इस तरह से ग्रो कर ले, जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें अगर हम खुद ही ग्रो कर लें, तो भारत की जो डिपेंडेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड पे, वो कम हो जाएगी। ये बात है 1964-65 की। लेकिन अब जो है, अब आप देख रहे हैं कि कमर्शियली भी काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है। तो ऐसे में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो फिर से एक नया आयाम लेके आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है लोगों के लिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही होगा कि लो कॉस्ट जो फूड है वो उन ट्राइबल्स को मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड रहेगा ये एक पूरे फार्मिंग स्ट्रक्चर के साथ। अब इस इंटीग्रेशन की वजह से ट्राइबल्स की जो डिपेंडेंस है वो औरों पे कम हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है लोकल पॉपुलेशन का, वो भी बढ़ेगा। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो न्यूट्रिशनल स्टेटस यहाँ पे काफ़ी पुअर है। इसकी वजह से अगर जो भी वेजिटेबल या फूड जो ग्रो किया जाता है, अगर वो ऑर्गेनिक मैनर में ग्रो किया जाता है, सस्टेनेबल मैनर में ग्रो किया जाता है, केमिकल लेस ग्रो किया जाता है, और या लीस्ट केमिकल्स को यूज़ करके ग्रो किया जाता है, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे कि हम बात करें कि नॉन सस्टेनेबल फार्मिंग होती क्या है। देखिए, नॉन सस्टेनेबल फार्मिंग आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें पर हेक्टेयर जो यील्ड थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी थी। इसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स का यूज़ किया, और उसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो फूड की काफ़ी गिर गई। अब इसी को रिवर्स करते हुए कम्युनिटी मैनेज्ड सीड सिस्टम को भी यहाँ पे लाया जा रहा है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स भी किया जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी, ऑर्गेनिक मैन्योर, मेडिसिन्स, पेस्टिसाइड जो है वो सब ऑर्गेनिक होंगे। जैसे कि आपको याद होगा क्रिप्को का एक यूरिया भी लाया गया था, तो वो एग्जैक्टली नीम यूरिया भी एक तरह से सस्टेनेबल फार्मिंग की पहल थी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट्स हैं उनको स्टैब्लिश किया जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड्स में ही। यानी फंडा सिर्फ यही है कि एग्रीकल्चर फील्ड्स सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगी, वहाँ से जो भी ग्रोथ होगी उसको रीयूटिलाइज किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा, और बिल्कुल मिनिमलिस्टिक
केमिकल का यूज़ होगा, या कह सकते हैं ज़ीरो केमिकल का यूज़ होगा। ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जाएगी। ये ऑर्गेनिक मैन्योर मेज़ को उगाने के लिए, वीट को उगाने के लिए, उड़द को उगाने के लिए, बाकी क्रॉप्स को उगाने के लिए यूज़ की जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि आपने देखा है कि बायो मैन्योर होती है, वो मोर और लेस एनिमल वेस्ट से बन जाती है। तो इससे क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, नाइट्रस वैल्यू जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है फर्टिलाइज़र्स या फिर सॉइल की। अब बांसवाड़ा बेस्ड एक वदगारा ग्रुप है, उन्होंने की एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है कि किस तरह से आप अवेलेबल करा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर फूड को। फूड की अवेलेबिलिटी भी राउंड द ईयर होगी, यानी उसी तरह की ग्रोथ यहाँ पे देखी जाएगी जिससे राउंड द ईयर फार्मिंग होती रहे और राउंड द ईयर फूड सस्टेनेबिलिटी जो है वो बनी रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जैक्टली सस्टेनेबल फार्मिंग होती क्या है। देखिए, अगर डेफिनेशन में मैं डिफाइन करना हो तो कोई भी ऐसा फूड ग्रो करने का मेथड जिसमें सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को और इकोनॉमी को, तीनों को आप नर्चर कर सकते हैं। मतलब आप किसी पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालते। ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव होता है मेन स्ट्रीम का, और इसमें जो भी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस होती हैं, केमिकल को यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना, वो बहुत मिनिमलिस्टिक या ज़ीरो लेवल पे लाया जाता है। इससे क्या होता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, वेलबींग भी अच्छा रहता है, नेचर के साथ भी हम जुड़े रहते हैं, और ये प्रॉफिटेबल भी होता है। सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत कम कॉस्ट आती है। इसमें जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट प्रोडक्ट होगा वो भी बहुत चीप और न्यूट्रिशनली बहुत हाई क्वालिटी का मिलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल फार्मिंग। हमने देखा पंजाब जैसे एरियाज़ में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट आए, वेस्टर्न यूपी जैसे एरिया में, हरियाणा जैसे एरिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट आए, वहाँ पे फार्म्स की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स का और केमिकल्स का यूज़ भी बढ़ा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस वहाँ देखे गए। इनफैक्ट अगर हम बात करें पंजाब की सॉइल की, तो सदर्न पंजाब की सॉइल तो इतनी ज़्यादा आर्सेनिक रिच हो चुकी है कि वहाँ पे वो जो आर्सेनिक है वो पर्कुलेट होके पानी में जाता है। लोग जब उस पानी को कंज्यूम करते हैं तो वो कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इस तरह से सस्टेनेबल फार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल फार्मिंग से होने वाले जो भी प्रोड्यूस हैं, जो भी प्रोडक्ट्स इससे प्रोड्यूस होंगे, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू के होंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको कम पैसे दे के कम दाम में अच्छा फूड मिल जाएगा, और अवेलेबिलिटी जो है फूड की वो राउंड द ईयर रहेगी। इसमें ना कोई पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ होगा, ना किसी तरह का फर्टिलाइज़र्स का ओवर यूज़ होगा, ना ही कोई अनइक्वल एक्सेस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद ही उस फूड को ग्रो कर पाएंगे। तो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, वो भी कम हो जाएगी। अब इन मेथड्स को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं देश भर में। सारे देश भर के जो फार्म्स हैं इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं, आप अपने घरों में इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली इससे जो रेवेन्यू है वो भी एक जनरेट होगा, हाउस होल्ड इनकम जनरेट होगी, और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। अब इसमें हम प्रोमिनेंटली बात करें कि क्या क्या चीज़ें सस्टेनेबल फार्मिंग में आती हैं। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस आ सकती है, जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो प्लांट को ग्रो करें और नेचुरल फॉरेस्ट की तरह उनको ऑब्जर्व करें, नेचुरल फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो करें। सबसे बड़ी बात है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आता है, जिसमें आप मिंट के नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। मिंट प्लांट से आप नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स ला सकते हैं। बायोलॉजिकल मैकेनिकल वे में आप इंसेक्टिसाइड्स ला सकते हैं। बायोलॉजिकल वे में आप जो है जितने भी वीड्स हैं उनको दूर रख सकते हैं। मैकेनिकल वे में वीड्स को दूर रख सकते हैं, जिससे कि आपको पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ एक्वापोनिक्स होते हैं, जहाँ पे लोग फिश को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, और एक ही तरह से दोनों एक ही जगह पे ग्रो की जाती है। तो एक्वापोनिक्स में आप उसी तालाब में सब्जियां भी उगाते हैं, उसी तालाब में आप फिश भी रहती है। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिच रहता है उस एरिया का। देन इसी तरह से हाइड्रोपोनिक होता है, जहाँ पे प्लांट्स जो हैं बिना सॉइल के यूज़ किए, यानी क्ले बॉल्स, कोकोनट हेयर या फैब्रिक को यूज़ करके ग्रो किए जाते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं सस्टेनेबल फार्मिंग के। इसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको बायो मैन्योर चाहिए, तो बायो मैन्योर के लिए आपके पास एनिमल्स होने चाहिए, जिसके डंग को आप यूज़ करके इस तरह के फर्टिलाइज़र्स जो हैं बना पाएंगे, या फिर आप कहीं बायो मैन्योर जो है बना पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये डोमेस्टिकेशन अगर होगा लाइफ स्टॉक्स का, तो लाइफ स्टॉक और फार्मिंग दोनों को इसके बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह से एक और तरीका होता है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर में इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो हैं वो अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करती हैं। फंडा सिर्फ ये होता है कि इकोलॉजिकल डिज़ाइंस को यूज़ किया जाता है, और जो भी इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी इंडिजिनस कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ यूज़ कर रही होती हैं, उन्हीं को साइंटिस्ट जो हैं यूज़ करके देश भर में रेप्लिकेट करते हैं। अब इसमें पर्माकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए कि ऑब्जर्व करना और इंटरैक्ट करना। मतलब आपको एनवायरनमेंट के साथ को ऑब्जर्व करना होगा, उसके साथ इंटरैक्शन करना होगा, तभी यहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगी और आप जो है सस्टेनेबल वे में
फूड जो है वो ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए बांसवाड़ा के इस मॉडल से क्या क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट होगा फूड सिक्योरिटी, पूरे साल फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे देखा जाएगा कि इनकम में भी वृद्धि होगी। तो आशा करता हूँ इस तरह के टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मिलेंगे अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।